बच्चों आप लोग याद करो, ग्रैंथोस्टोमेटा में अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे पाइसेस। पाइसेस के बाद जो दूसरा आता है दैट इज टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है देखो, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मैमेलिया। तो सबसे पहले हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों, उसका नाम क्या होगा, एम्फीबिया। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन एक बार दोबारा से देख लेना। हम लोग टेट्रापोडा पढ़ रहे हैं, टेट्रापोडा में 4 आते हैं, उसमें से पहला हम पढ़ना स्टार्ट करें, उसका नाम क्या है, एम्फीबिया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को समझो, है ना बच्चों। याद करो पाइसेस जो था वो कहाँ था, पानी के अंदर था। उसमें एक डिप्नोई था, उन्होंने बाहर आने की कोशिश की मगर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है ना। तो ये ऐसे थे जिन्होंने पहली बार पानी से बाहर आने की हिम्मत दिखाई, मगर इनसे कुछ गलतियां हुई कि बाहर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। मगर आप सोचो इनकी डुअल लाइफ तो हो गई, एक लाइफ कहाँ हो गई, पानी के अंदर, एक लाइफ कहाँ हो गई, पानी के बाहर। तो डुअल लाइफ की वजह से इनको जो नाम मिला दैट इज एम्फीबिया। तो देखो एम्फी का मतलब क्या होता है, डुअल। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। तो डुअल लाइफ है तो एम्फीबिया। एक और बात, ये बाहर सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, उसका मेन रीजन था इनके एग। जो एग थे वो एकदम सॉफ्ट थे, उनके ऊपर कोई हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं थी, यानी नॉन क्लेडोइक एग थे। इसकी वजह से क्या होता था, वो ड्राई होकर खराब हो जाते थे ना। दूसरा, इनके खुद के पास कोई स्किन पे प्रोटेक्शन नहीं था, स्किन एकदम मॉइस्ट थी, तो आसानी से ये डैमेज हो जाती थी स्किन, है ना। तो एक बार रीड आउट करते हैं, लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो डुअल लाइफ हो गई। दे आर नॉट फाउंड इन मैराइन हैबिटेट, यानी सी में नहीं मिलते हैं। फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल्स विच केम आउट ऑफ वाटर, तो पानी से बाहर आने की हिम्मत दिखाई, मगर दे आर नॉट एबल टू लिव ऑन लैंड परमानेंटली, क्योंकि एग लेइंग के लिए इनको पानी में जाना ही पड़ता है। दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन, देयर एग्स डू नॉट हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एग कैसे होंगे बच्चों, नॉन क्लेडोइक। तो इसीलिए देखो कोई भी काम करो पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। तो उन्हें कोशिश तो की मगर बिना तैयारी की इसलिए फेल हो गए ना। तो बच्चों याद रहेगा, नॉन क्लेडोइक एग्स होते हैं इनके, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है आपको ना। क्लियर है? पूरी स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है, नाम याद रखो, उसके अलावा नॉन क्लेडोइक याद रखो, सक्सेसफुल नहीं हुए। इन्होंने जो भी गलतियां की, उन गलतियों से पता है किसने सीखा, रेप्टिलिया ने। वो पूरी तैयारी के साथ बाहर आए और सक्सेसफुल हो गए। तो ये बात आपको याद रखनी है ना। आगे बढ़े। बॉडी, बात जो याद करो, फिशेस के अंदर जैसे हमने डिवाइड किया था ना, यहाँ भी ऐसा ही होगा ना। तो बॉडी को कैसे डिवाइड किया देखो, हेड, ट्रंक, टेल। टेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। तो बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और 3 पार्ट्स। तो देखते जाओ, हेड है, ट्रंक है, टेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर अभी तक नेक का फॉर्मेशन नहीं हुआ। नेक का फॉर्मेशन किससे होगा, रेप्टिलिया से होगा ना। तो याद रखना है इस बात को। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे एक जनरलाइज डायग्राम दिखाया हुआ है। ये हेड आपको दिख रहा है, आईज विथ आईलिड, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है ना। तो याद रखना, आईज साथ में क्या होती है, आईलिड्स होती है। नॉस्ट्रिल आपको दिख रहा है, माउथ आपको दिखाई दे रहा है। ये फोर लिम्ब है, वो हाइंड लिम्ब है। आगे कितनी डिजिट होती है, 4, पीछे कितनी होती है, 5, और इनके अंदर नेल्स तो प्रेजेंट नहीं होती है ना। ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, यानी एक्सटर्नल ईयर नहीं है, टिम्पैनम है वो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रंक आपको दिखाई दे रही है। क्लोइका, कॉमन चेम्बर होता है, उसको क्लोइका कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। स्किन, ये इंपॉर्टेंट है ना, मॉइस्ट होती है, ध्यान सुनना बच्चों, मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल। तो देखो लैंड पे सर्वाइव करने में इनको ये भी दिक्कत आ सकती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करती है, स्किन को मॉइस्ट बना के रखती है। मेटाक्रोसिस क्या होता है, कलर चेंजिंग फिनोमेना होता है, जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है ना। तो आपको क्या करना है, मेन मेन फीचर याद रखने हैं। नेक एब्सेंट होती है, एनसीईआरटी का पॉइंट याद रखो। आईज होती है विथ आईलिड्स, क्लियर है। डिजिट आपको पता है। स्किन वाला पॉइंट बच्चों थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो इसको मॉइस्ट बना के रखती है ना। क्लियर है? बढ़े आगे। ये फिर से वही पॉइंट रिपीट हो रहा है, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है ना। न्यूमरस ग्लैंड्स आर फाउंड फॉर मॉइस्टनिंग द स्किन, क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए ना। तो बहुत सारी ग्लैंड होती है जो स्किन को मॉइस्ट बना के रखती है। कुछ केसेस में तो क्या होता है ना, पॉइजनस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्किन। ठीक है। अब किसी में एक्टिव फॉर्म में हो सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती है। तो याद रखो पॉइजनस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हो सकती है, इसीलिए आपको कोई फ्रॉग, टोड ऐसा दिखाई दे, टच नहीं करना है उसको, है ना। तो याद रखना। एग्जाम्पल कौन है, बूफो। तो देखो ये स्किन है, स्किन के ऊपर एक ग्लैंड दिखाई दे रही है, उभरी उभरी ऐसे, है ना। तो बूफो एक एग्जाम्पल है, पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, याद रहेगा, सिंपल सा है, स्किन मॉइस्ट है ना। एलिमेंट्री कैनाल की बात चल रही है। वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल ऑब्वियसली कंप्लीट होगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होगी। सलाइवरी ग्लैंड इज एब्सेंट इन फ्रॉग, थोड़ा अलग सा पॉइंट है, तो चाहो तो याद कर सकते हो आप, है ना। अब देखना बच्चों, क्लोइका जो होता है ना, क्लोइका, उसमें कौन कौन ओपन हो रहा है चेक करो। एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ गया। सेकंड आ गया यूरिनरी ब्लैडर, यानी कौन आ गया, एक्सक्रीटरी वाला आ गया। और तीसरा आ गया जेनाइटल।
तो कोई भी अगर पूछे क्लोइका में किस किस की ओपनिंग हो रही है, तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोलो मेरे साथ, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, तीनों आके जिस कॉमन चेंबर में आते हैं ना, उस चेंबर को क्या नाम दिया, क्लोइका। तो बच्चों क्लोइका याद रहेगा आप सभी को, सिंपल है, क्लोइका वर्ड याद रखिएगा, है ना। क्लोइका फिर एक्सटर्नली ओपन होता है, चेंबर को क्लोइका कहते हैं ना। टीथ, देखो बच्चों टीथ का टाइप यानी समझाया जाएगा, टीथ का टाइप आप डाइजेस्टिव सिस्टम में समझते हो ना। फ्रॉग के अंदर तो एक्रोडोंट होते हैं, याद करो, फिशेज में भी एक्रोडोंट थे ना। कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, प्लूरोडोंट, होमोडोंट या पॉलीफियोडोंट टाइप के हो सकते हैं, इनको याद रखिएगा। यहाँ पे देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थोड़ा समझाया हुआ है, ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, ये क्लोइकल अपर्चर है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो इधर देखो, यहाँ पे इधर जो दिखाई दे रहा है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इधर से डाइजेस्टिव है, साथ ही साथ इधर से एक्सक्रीटरी है, तीनों एक कॉमन जगह पे आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोइका। तो क्लोइका में कौन कौन ओपन होता है, इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, तीनों जिस कॉमन चेंबर में आए उस चेंबर का नाम क्या है, क्लोइका। तो बच्चों आई होप यहां तक बात समझ में आ गई, अच्छे से याद रखना इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, जितने चाहो स्टार बनाना, इतना इंपॉर्टेंट है ना। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो होता है गिल से हो सकता है, लार्वा अगर कोई पूछे तो गिल से होगा, किस किस से हो सकता है चेक करो ना, गिल से हो सकता है, स्किन से हो सकता है, लंग से हो सकता है, बकोफेरेंजियल कैविटी यानी डायरेक्ट इधर बकोफेरेंजियल कैविटी से भी हो सकता है। तो देखना रेस्पिरेशन कैसे कैसे हो गया बच्चों, गिल्स, स्किन, लंग्स और बकोफेरेंजियल कैविटी, याद रहेगा। मगर किसी ने अगर आपसे पूछ लिया लार्वा, तो याद रखो लार्वा के केस में तो किससे होगा, गिल्स, ये आपको याद रखना है अच्छे से, ना, क्लियर है। तो बच्चों याद रखिएगा, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, स्किन, लंग्स एंड बकोफेरेंजियल कैविटी, इन लार्वा इट इज गिल्स, क्लियर। यहाँ पे देखो वही समझाया हुआ है, स्किन के थ्रू मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो याद रखिए मोस्ट कॉमन कौन सा है, स्किन, मॉइस्ट रहती है ना तो इसके थ्रू हो रहा है, लंग्स के थ्रू हो सकता है, लार्वा के केस में देखो किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू हो रहा है, और ये बकोफेरेंजियल कैविटी है ना। आप ये सोच सकते हो बकोफेरेंजियल कैविटी के थ्रू लंग्स में जाएगा, डायरेक्ट बकोफेरेंजियल कैविटी से ही पॉसिबल है। तो डायग्राम से समझाया हुआ है, क्वेश्चन अगर कोई बनाना चाहे तो डायरेक्ट बना सकता है, या ये आपसे पूछा जा सकता है लार्वा के केस में, ना, क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हार्ट, चलो मुझे बताओ फिशेज में कैसा था, 2 चेम्बर्ड, तो यहाँ कैसा हो गया 3 चेम्बर्ड, है ना। तो हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल हो चुका है, ठीक है। आरबीसी आर बाइकॉन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, नहीं इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फ्रॉग के बेसिस पे कोई पूछना चाहे तो पूछ ले, एम्फीबिया में इस तरह के क्वेश्चन जनरली कोई पूछता नहीं आपसे, ना। ट्रंकस आर्टेरियोसस इज वेल डेवलप्ड, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आर फाउंड, याद करो फिशेज में भी थे ना। तो ये पोर्टल सिस्टम जो भी आप इंडिविजुअल चैप्टर्स में पढ़ते हो, ठीक है, यहाँ पे हार्ट को समझाया हुआ है, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, तो डायग्राम एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इसमें, ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखो, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। एम्फीबिया के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आया तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी डिटेल अगर कोई फ्रॉग में पूछ ले तो अलग बात है, ये बेसिक आपको याद रखना है, यहाँ पूरा समझाया हुआ है ना, क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्कल कैसा है, डाइकॉन्डाइलिक है ना। फिशेज में कैसा था, मोनोकॉन्डाइलिक था, तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलिक कितने हैं, 2। हमारे अंदर भी कैसा होता है, डाइकॉन्डाइलिक, 2 कॉन्डाइल होते हैं। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कैसे होते हैं वो, 2 होते हैं ना, तो याद रखो। आईज हैव आईलिड्स, एनसीईआरटी का पॉइंट मैंने पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है। तो आईज पे आईलिड्स प्रेजेंट होती है, सिंपल सी बात है। ओनली 1 ईयर ऑसिकल, उसका नाम क्या होता है, स्टेप से होने को तो कोलुमेला कहते हैं ना, इज प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, तो यहाँ पर भी ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन है, टिम्पैनम। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, इसको अच्छे से याद रखिए बच्चों, ये टिम्पैनम है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है ना। ये कौन है, फ्रॉग, पता है आपको। क्रेनियल नर्व मैंने बताया था, राम, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल उनमें 12 पेयर, जो फिशेज है और एम्फीबिया इनमें 10 पेयर, ठीक है। क्रेनियल नर्व क्या होती है तो पता है ना, जो ब्रेन से राइज होती है। लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम किस में प्रेजेंट होगी, देखो लार्वल स्टेज में, है ना। तो फिशेज में थी ना, यहाँ भी लार्वा में। लेटरल लाइन सेंसरी सिस्टम इज फाउंड ओनली इन लार्वल स्टेज, याद रहेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी, 1 पेयर, ओरिजिन के बेसिस पे उसको मीजोनेफ्रिक बोल दिया, ठीक है। यूरियोटेलिक होते हैं, बट देखो ध्यान सुनना बच्चों, है ना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जनरली कोई पूछे तो आपको यूरियोटेलिक बताना है, मगर टेल्ड एम्फीबियन और जो लार्वा होते हैं ना वो अमोनोटेलिक होते हैं ना। तो जनरल कोई पूछे तो यूरियोटेलिक बताओ,
टेल्ड एम्फीबियन या लार्वा पूछे तो वो मोनोटेलिक होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन में वेरिएशन लाया जा सकता है। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, टेट्रापोडा, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या होती है, डुअल लाइफ होती है, ये याद रहेगा आप सभी को ना। पॉइकिलोथर्मल होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन है ना, इसको समझो। हाइबरनेशन आपको पता ही है, बहुत ज्यादा ठंड होती है तो क्या करते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को एकदम स्लो डाउन कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं कि सर्वाइवल हो, ठीक है। तो विंटर्स में अगर ऐसा होता है तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं, समर्स में अगर ऐसा होता है उसको एस्टिवेशन कहते हैं। ये सर्वाइवल का तरीका है ना, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, ये तो पता ही होगा, फीमेल मेल अलग होते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। बच्चों फर्टिलाइजेशन के लिए तो आपको चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, देखते जाओ। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी के अंदर होता है, याद रखो। इनको रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि एग लेइंग के लिए इन सब के लिए पानी में जाना ही पड़ता है, ओके। तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। सम एनिमल शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कुछ केसेस में इंटरनल भी हो सकता है। दे आर ओवीपेरस, ले एग्स इन वाटर। तो ओवीपेरस है और एग लेइंग के लिए कहाँ जाना, देखो रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना जरूरी है ऐसा नहीं है, एग लेइंग के लिए इनको पानी में जाना जरूरी है, याद रखना है ना। एक फ्रॉग दिखा रखा है, ये एग्स दिखा रखे हैं उसके साथ में। तो इस पूरे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, ले एग्स इन वाटर। बाहर ले क्यों नहीं कर सकता, नॉन क्लेडोइक है, बाहर क्या हो जाएंगे, ड्राई होके खराब हो जाएंगे ना। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, तो इसका मतलब लार्वा प्रेजेंट होगा ना। तो देखो इधर टेडपोल लार्वा इन फ्रॉग, ओके याद रखना। टेडपोल इससे पहले कहाँ आया था बच्चों, याद करो, यूरोकॉर्डेटा में भी आया था टेडपोल, है ना, ठीक है। एक्सोलॉटल लार्वा किसमें होता है, सैलेमेंडर में होता है। तो सैलेमेंडर में एक्सोलॉटल लार्वा है और फ्रॉग में कौन सा है, टेडपोल लार्वा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं इसमें। तो राना आपको पता है कौन होता है, फ्रॉग होता है। इक्थियोफिस, देखो जनरली तो लिम्ब होते हैं ना, इक्थियोफिस जो होता है वो लिम्बलेस एम्फीबियन होता है। तो इसको याद रखना, लिम्बलेस है, अलग कोई दे दे आपको। उसके अलावा देखो बच्चों कौन कौन से एग्जाम्पल है चेक करो। ये हाइला दिख रहा है, ट्री फ्रॉग होता है। ये डायग्राम अगर एनसीईआरटी में तो अच्छे से याद रखना। और देखो सैलेमेंड्रा है, सैलेमेंडर कहते हैं। बूफो क्या होता है, टोड। तो यहां तक हमने जो पढ़ा, छोटे छोटे यहाँ पे क्लासेस है, हम टेट्रापोडा पढ़ रहे थे, उसमें एम्फीबिया पढ़ा। इसको अच्छे से पढ़ें और हो सके तो जब भी रिवाइज करें इसको रेप्टिलिया से कंपेयर करना है। बच्चों इस स्लाइड से हम जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है रेप्टिलिया। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ हम लोग पढ़ रहे क्या है। बच्चों याद करो हमने क्या किया था, ग्नैथोस्टोमेटा, याद है आपको। ग्नैथोस्टोमेटा को दो में डिवाइड किया था, एक का नाम था पाइसेस, एक का नाम था टेट्रापोडा। पाइसेस हम पढ़ चुके हैं, मछलियां पढ़ी थी हमने, ठीक है। टेट्रापोडा के अंदर फर्स्ट हमने जो पढ़ा था उसका नाम क्या था बच्चों, एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद हम जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, रेप्टिलिया, ठीक है। अब एम्फीबिया और रेप्टिलिया को थोड़ा सा रिलेट करते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, सुनना है ना। एम्फी मतलब क्या होता है, डुअल, और बिया मतलब लाइफ, है ना। तो एम्फीबिया याद करो, पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने पानी से बाहर आने की हिम्मत दिखाई, अगर हम वर्टिब्रेट्स में बात करें तो, मगर वो बिना तैयारी के साथ आए तो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो उनसे जो भी गलतियां हुई थी उन गलतियों को सुधार के जो बाहर आए वो कौन थे बच्चों, रेप्टिलिया। और ये बात बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। अब उनसे क्या गलतियां थी मैं याद दिलाया था। एम्फीबिया की पहली दिक्कत, उनके जो एग्स थे कैसे थे, नॉन क्लेडोइक। एग्स के ऊपर कोई भी हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग नहीं थी, याद है आप सभी को। तो होता क्या था, एग लेइंग के लिए पानी में जाना पड़ता था। लैंड पे अगर एग ले किया तो वो क्या होंगे, सूख के खराब हो जाएंगे ना। एक छोटी सी दिक्कत और थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं मान सकते, उनकी स्किन कैसी थी, कोई प्रोटेक्शन नहीं था, मॉइस्ट थी, एकदम सॉफ्ट डेलिकेट थी, तो आसानी से डिस्ट्रॉय डैमेज हो सकती है ना। इन सारी कमियों को पूरा किसने किया, रेप्टिलिया। सबसे इंपॉर्टेंट इनके जो एग्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, यानी क्लेडोइक होते हैं। उनके लिए इनको वाटर में जाने की जरूरत नहीं है, लैंड पे भी उनको ले किया जा सकता है और वो खराब नहीं होते। सेकेंड, इनकी स्किन कैसी होती है, एकदम प्रोटेक्टेड होती है, उसमें बोनी स्क्यूट्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, कॉर्निफाइड होती है ना। तो ये सारी चीजें इनके पास होती है, इसीलिए बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्ड मीनिंग समझते हैं। जो रेप्टिलिया वर्ड है इसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। देखो आपने क्रॉलिंग या क्रीपिंग वर्ड सुना, क्रॉलिंग तो आपको पता ही होगा, ऐसे क्रॉल करते हैं ना, छोटा बच्चा क्रॉल कर रहा है। या फिर क्रीपिंग का मतलब एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें कोई आवाज नहीं हो रही है ना। स्नेक होता है, आपके पास आ गया आपको पता भी नहीं लगा, तो एक ऐसा मूवमेंट जिसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही, एकदम साइलेंट जो मूवमेंट होता है, उसके लिए टर्म यूज हुआ है क्रीप और क्रॉल, वहीं से इसको नाम मिला रेप्टिलिया। याद रहेगा बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी स्टडी, इसको हम हेर्पेटोलॉजी कहते हैं, ये आपको पता ही है। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल, देखो इनवर्टिब्रेट की जब बात की थी तब तो मोस्ट सक्सेसफुल कौन थे, आर्थ्रोपोडा।
हम यहाँ पे वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये आपको पता ही है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन हेंस कॉल्ड रेप्टिलिया। तो बच्चों इस स्लाइड के अंदर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से याद रखेंगे इसको, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, आपको पता ही है ज्यादातर तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मगर एक्वाटिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बच्चों अगर आपको याद हो, अभी हमने जो पढ़ा था पाइसेस, एम्फीबिया, उनमें नेक नहीं थी, मगर यहाँ पे नेक प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखो हेड दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद नेक है, ये ट्रंक है, लास्ट में कौन है, टेल। तो नेक का फॉर्मेशन तो यहीं पे हुआ, उससे क्या हुआ, हेड का मूवमेंट प्रॉपर हो गया एक, तो है ना। तो 4 वर्ड याद रखो, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। मोस्टली कैसे होते हैं बच्चों, टेरेस्ट्रियल, कुछ कैसे होते हैं, एक्वाटिक। समझ में आ गई बात, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। स्किन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो मेन पॉइंट पे आते हैं। स्किन कैसी होती है, देखो ड्राई, कॉर्निफाइड, रफ एंड नॉन ग्लैंडुलर। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपको याद रखना है। ड्राई होती है, कॉर्निफाइड, कॉर्निफाइड का मतलब क्या होता है, केराटिनाइजेशन सुना, केराटिनाइजेशन का जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, उसको हम कॉर्निफाइड कहते हैं, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ रफ और नॉन ग्लैंडुलर होती है, तो आपको याद रखना है, ये पॉइंट सेम है। उसके अलावा याद रखो, स्केल्स कहते होते हैं बच्चों, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, स्क्यूट्स होते हैं, बोनी स्क्यूट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो आप स्नेक की स्किन देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, क्रोकोडाइल की स्किन याद करो कैसी होती है ना। तो कुछ और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इतना आपको याद रखना है। सिंपल सी स्लाइड है, ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल। आगे बढ़े। देखो जो स्नेक होते हैं, साथ ही साथ जो लिजर्ड होती है, वो अपनी स्किन की एक लेयर को उतार देती है ना। हिंदी में हम बोलते हैं कैचुअली बदलना, सुना होगा आपने। तो अपनी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है, उसको एक कास्ट की तरह उतार दिया जाता है। तो एनसीईआरटी की लाइन इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, और उसके नीचे नए स्केल्स आ जाते हैं उनमें ना। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई, सिंपल से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिम्स की बात करते हैं ना। लिम्स व्हेन प्रेजेंट, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां लिम्ब प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि स्नेक है ना। तो देखिएगा, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, 2 पेयर में होते हैं। इन दीज एनिमल्स ईच लिम्ब हैज 5 डिजिट्स। याद करो एम्फीबिया में ऐसा नहीं था, 4 और 5 थी, है ना। तो इनमें ईच लिम्ब अगर प्रेजेंट है तो 5 डिजिट होगी। साथ ही साथ देखो नेल्स कैसे होंगे, ईच डिजिट हैज इनकर्व्ड नेल्स, यानी अंदर की तरफ ऐसे मुड़े हुए नेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको याद रखना है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंप्लीट एनिमेट्री कैनाल इज फाउंड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दीज एनिमल्स के अंदर क्लोइका प्रेजेंट होता है ना। तो देखो, अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज फाउंड इन दीज एनिमल्स, ओके, विच ओपन्स इनटू क्लोइका। अब ये आगे भी आएगा, मैं आपको यही समझाया था ना। तो बच्चों क्लोइका क्या होता है, कॉमन चेंबर होता है, उसके अंदर 3 चीजें आके ओपन हो रही है। कौन कौन सी सुनो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव, तीनों के लिए जो कॉमन चेंबर है उसको क्या नाम दिया, क्लोइका। फिर वो एक्सटीरियर में ओपन हो जाता है ना। तो याद रहेगा बच्चों। तो अभी तक क्या इंपॉर्टेंट था, 5 डिजिट, मगर याद रखना ऐसा भी हो सकता है कि उसमें लिम्स ही ना हो, है ना, वो भी पॉसिबल है। होंगे तो 5 डिजिट होगी, इनकर्व्ड नेल्स होंगे, क्लोइका प्रेजेंट होगा ना। टीथ की अगर बात करें तो बच्चों देखो, टीथ के डिफरेंट टाइप पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। होमोडोंट हो सकते हैं, पॉलीफियोडोंट हो सकते हैं, मोस्टली प्लूरोडोंट होते हैं, और कुछ केसेस में एक्रोडोंट या थीकोडोंट भी हो सकते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और टीथ के टाइप आपको डायस्टेम में पढ़ा दिए जाते हैं ना। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एक जनरलाइज डायग्राम बताया हुआ है, ये नॉस्ट्रिल है, ट्रैकिया है, इसोफेगस है, लंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ब्रीदिंग किसके थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू, है ना। लिवर दिखाई दे रहा है, स्टमक दिखाई दे रहा है, पेनक्रियास, ये इंटेस्टाइन, क्लोइका। यहाँ पे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है, बाकी सिस्टम नहीं है। आगे हम देखेंगे क्लोइका में कौन कौन आके ओपन होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ना। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। रेस्पिरेशन की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है तो गलती मत करना, हमेशा लंग से होगा, है ना। गिल्स विल्स नहीं लाने इसके अंदर, लंग से होगा, चाहे एक्वाटिक फॉर्म हो तो भी लंग से होगा। तो रेस्पिरेशन इन दीज एनिमल्स इज बाय लंग्स थ्रू आउट द लाइफ, तो पूरी लाइफ में लंग्स के थ्रू होता है। याद रहेगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, हार्ट इज यूजुअली 3 चेम्बर्ड। याद करो, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वहां भी 3 चेम्बर्ड था, है ना, एम्फीबिया में। तो हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर्ड होता है, मगर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट 4 चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल में कुछ एक्सेप्शनल केसेस चलते हैं। जनरल अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा रेप्टिलिया, तब तो बच्चों क्या जवाब दोगे, 3 चेम्बर्ड। मगर आपसे अगर क्रोकोडाइल के रेस्पेक्ट में पूछा गया तो यार की आंसर क्या होगा, 4 चेम्बर्ड। ठीक है, तो 4 चेम्बर्ड याद रखना है। कुछ और पॉइंट है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो थोड़ा सा अच्छा फील होगा ना।
इस पूरी स्लाइड पे हमारे काम की चीजें यहीं तक थी, है ना। यानी कोई क्वेश्चन अगर बन सकता है तो लंग्स में बन सकता है, आपको गिल से कंफ्यूज कर सकते हैं तो याद रखना सिर्फ लंग्स होगा। हार्ट की अगर बात करें तो 3 चेम्बर्ड है, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड है। तो अगर ज्यादा नहीं पढ़ना तो घबराओ मत, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि मॉड्यूल में आपके दिए हुए हैं स्टडी मटेरियल में, तो एक बार इनको रीड कर सकते हैं ना। बोथ राइट एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्चेज आर प्रेजेंट, ठीक है। साइनस विनोसस इज इल डेवलप्ड एंड ट्रंकस आर्टीरियोसिस इज एब्सेंट। तो अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आरबीसी आर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। इन पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे उसके चांस बहुत ही रेयर है। तो इस पूरी स्लाइड में बच्चों जो कॉन्सेंट्रेट करना है, रेस्पिरेशन, लंग्स, गिल्स नहीं लाना है ना। हार्ट कैसा है? 3 चेम्बर्ड। क्रोकोडाइल पूछा है तो कैसा होगा बच्चों? 4 चेम्बर्ड। तो आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई, क्लियर है एकदम आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों इस स्लाइड के ऊपर रेप्टिलिया हार्ट और क्रोकोडाइल का हार्ट दिखा रखा है। यहाँ पे देखो जो डिवाइड हो रहा है वो इनकम्प्लीट डिवीजन है या प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है ना। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो किडनी की बात हो रही है। 1 पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी हेल्प इन एक्सक्रीशन। हमारे लिए मेटानेफ्रिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए किडनी इंपॉर्टेंट है ना। तो यार रखना एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है? किडनी। ओरिजिन के बेसिस पे उसको मेटानेफ्रिक बोला है, तो इसमें परेशान मत हो। सिंप्लीफाई रखो चीजों को क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है और एंड तक उन चीजों को याद भी रखना है। तो सिंपल पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, है ना। तो बच्चों याद रखना किडनी हेल्प इन एक्सक्रीशन, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज एनिमल्स आर यूरिकोटेलिक। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यूरिकोटेलिक से फायदा क्या होता है? उसके एक्सक्रीशन के अंदर कम वाटर की जरूरत पड़ती है ना। अमोनिया जो होता है उसके एक्सक्रीशन में बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, तो वाटर को कंजर्व करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, देख लो। मेटानेफ्रिक किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, क्लोइका है। तो क्लोइका के अंदर कौन कौन ओपन हो रहा है एक एक करके बता रखा है। याद करो, पहले डायजेस्टिव सिस्टम था, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा। तो तीनों आके ओपन होंगे इसमें ना। क्लियर है बच्चों? सिंपल। तो पूरी स्लाइड में इंपॉर्टेंट एक वर्ड है हमारे लिए किडनी, साथ में एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है यूरिकोटेलिक। बढ़े आगे बच्चों, सिंपल। स्कल की अगर बात करें, देखो स्कल कैसा है? मोनोकॉन्डाइलिक एंड रिब्स आर प्रेजेंट। मोनोकॉन्डाइलिक का मतलब ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलिक कितना है? 1। तो देखो बच्चों याद करते हैं ना। पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमल्स, इन सब की अगर बात करें तो सबसे पहले 2 याद कर लो, एम्फीबिया और मैमल्स। दोबारा बोल रहा हूं, कौन से बोलो? एम्फीबिया और मैमल्स दोनों में होता है डाइकॉन्डाइलिक। कैसा होता है बोलो? डाइकॉन्डाइलिक। बाकी जितने भी बच गए उनमें मोनोकॉन्डाइलिक होता है। तो दोबारा रिवाइज करो मेरे साथ। डाइकॉन्डाइलिक किस किस में? एम्फीबिया और मैमल्स। बाकी सब में कैसा है बच्चों? मोनोकॉन्डाइलिक। हो गया यार, सिंपल। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। देखो टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, तो जो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन होता है? टिम्पेनम। दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो ये जो टिम्पेनम होता है ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया था, आराम से हमने याद किया था। रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स। तो देखो देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इन दीज एनिमल्स। याद हो जाएगा, टोटल 24। एट द रूफ ऑफ बकल कैविटी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। एट द रूफ ऑफ बकल कैविटी, देखो ये माउथ है, माउथ में ऊपर की तरफ, बकल कैविटी में ऊपर। देखो यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम होता है जेकब्सन्स ऑर्गन। ये तो टंग आपको दिखाई दे रही है। तो इतना याद रखिए, जेकब्सन्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, किससे रिलेटेड होता है? स्मेल। स्मेल के लिए कौन सा वर्ड आता है? ऑल्फैक्टरी। तो याद रहेगा बच्चों। तो सिंपल सा एक बार रिवाइज करते हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व, आराम से याद किया, रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स, ठीक है। जेकब्सन्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है रूफ ऑफ बकल कैविटी। सिंपल सा याद रखो, किससे रिलेटेड होता है? ऑल्फैक्शन, है ना। अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो सर हमें तो ये डिटेल में पढ़ना है, जेकब्सन ऑर्गन, है ना। बच्चों आप सोच के देखो, इस पूरे चैप्टर से, पूरी जो एनिमल डाइवर्सिटी है और पूरे से इस बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। तो इतना भी अगर आपको पता है तो मोर देन इनफ है। एग्जाम में आपको नाम भी याद आ जाए और ये भी याद आ जाए ना किस में होता है, तो भी सफिशिएंट है। डिटेल कोई नहीं पूछता आपसे, तो याद रहेगा सभी को। तो यार रखिए, जेकब्सन ऑर्गन किससे रिलेटेड है? ऑल्फैक्टरी फंक्शन है, यानी स्मेल को सेंस करता है। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पॉइंट कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, देखते हैं ना। सुनो, जेनाइटल अपर्चर इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एनस, क्योंकि क्लोइका होता है इसमें ना। तो ये देखो जो मैं बता रहा था, यूरेटर, जेनाइटल डक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, ओपन इनटूवर्ड क्लोइका। तो इसका मतलब क्या है? देखो क्लोइका एक चेम्बर है, उसमें कौन कौन ओपन हो रहा है? सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, तीनों आए एक कॉमन चेम्बर में आए, उसका नाम क्या है क्लोइका, फिर वो एक्सटीरियर में ओपन हो गया ना, तो 3 याद हो गए, कई बार रिपीट हो गया। सेक्सेस आर सेपरेट, ऑब्वियस सी बात है, तो दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल है ना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, तो बच्चों देखो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। 1 और 2 पेनिस, हेमी पेनिस कहते हैं उसको, ठीक है, याद रखिएगा। इज फाउंड इन मेल एनिमल एज कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेशन में हेल्प करता है, हेमी पेनिस याद रखो। दे आर ओवीपेरस, तो कोई डाउट ही नहीं है, सीधा सीधा ओवीपेरस याद रखो, एग ले करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एग्स आर लेदरी एंड क्लेडोइक, देखो आप देख सकते हो एग्स दिख रहे हैं, और क्लेडोइक का मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक की बातें क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को, है ना। आगे बढ़े, देखो एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आप इससे रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ते हैं ना। दिस क्लास इज ग्रुप्ड अंडर एमनियोटा ग्रुप, है ना, तो एमनियोटा ग्रुप में इसको रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, उसका रीजन क्या होगा अभी देखेंगे, इधर देखिएगा। फिशेस एंड एम्फीबियंस आर एनेमनियोट्स, यानी जो फिशेस थे और एम्फीबियन थे वो इस ग्रुप में नहीं आ रहे थे, इस ग्रुप में कौन आएगा, रेप्टिलिया से शुरू कर दो, फिर एवीज आएंगे, फिर मैमल्स आएंगे। इसका मतलब क्या होता है वो सुनना, एमनियोटा ग्रुप वो होता है जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स प्रेजेंट होती है ना, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइड, तो ये तीनों लेयर जिनमें प्रेजेंट होती है ना, उनके लिए वर्ड यूज होता है एमनियोटा ग्रुप। तो उसको भी आप आराम से याद कर सकते हो, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल इन दोनों में एब्सेंट होती है, सिंपल है, याद रहेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड है, पॉइकिलोथर्मल है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे ना, एवीज पढ़ेंगे, वहां से क्या हो जाएंगे, वार्म ब्लडेड हो जाएंगे ना, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, द बॉडी टेम्परेचर वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, यानी बाहर का जैसा टेम्परेचर है खुद का वैसा हो जाता है, खुद डायरेक्ट अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है, लार्वल स्टेज इज एब्सेंट, बच्चों इसमें लार्वा मत लगा देना मर्जी से, है ना, तो लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है। पेरेंटल केयर इज प्रेजेंट इन दिस क्लास, यानी केयरिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है ना। तो सिंपल सा है, पूरे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है इतने से पेज में, तो एमनियोटा ग्रुप याद रखो, कोल्ड ब्लडेड याद रखो, लार्वल स्टेज क्या होती है, एब्सेंट होती है, पेरेंटल केयर इज प्रेजेंट। समझ में आ रही बात, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम, तो ऊपर देख लिया करो, रेप्टिलिया पढ़ रहे हो, है ना। बढ़े आगे, अब आ चुके हैं एग्जाम्पल। इधर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो क्या क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले टेस्टुडो दिख रहा है, टॉर्टोइस, ठीक है, मुंह करता हुआ दिख रहा है, पत्ते खा रहा है। नेक्स्ट है चेलॉन, टर्टल, तो जो एनसीईआरटी के याद रखना, वो जो दिखने में एक जगह दिखते हैं, तो याद रखना है जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो किसका डायग्राम है, टर्टल, याद रखिए ना। नेक्स्ट देखो कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम में कुछ जनरल है। कैमेलियन क्या होता है बच्चों, ट्री लिजर्ड होता है, तो उसको लिख लिख के याद करना है आपको, है ना। जो गार्डन लिजर्ड होता है उसको कैलोटिस कहते हैं। उसके बाद हेमीडेक्टाइलस जो होता है वो क्या होती है, वॉल लिजर्ड। तो 3 नाम दिए हुए हैं लिजर्ड के अंदर, ट्री लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, कैमिलियन, कैलोटिस, हेमीडेक्टाइलस, याद रहेगा बच्चों। देखिए क्रोकोडाइल की अगर बात करें, एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो बच्चों याद रखना है क्रोकोडाइल है। दिस इज एलिगेटर, एलिगेटर को एलिगेटरी कहते हैं। दिस इज गैवियालिस, घड़ियाल जिसको कहते हैं। देखो इसका आगे की पार्ट जो होता है ना, एकदम ऐसा थिन सा होता है, टेपरिंग टाइप का होता है ना। तो याद रखिए क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो इधर पॉइजनस स्नेक लिखा हुआ है ना, जो पॉइजनस होते हैं। देखो हो सकता है आपके स्टडी मटेरियल में, मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हो, तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले कौन है, नाजा। नाजा, नाजा आपको पता है, कोबरा जो होता है खतरनाक होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वाइपेरा, वाइपर कहते हैं इसको। ऐसे कोई डायग्राम देखिए पहचानने को नहीं कहेगा, मगर एनसीईआरटी का डायग्राम पूछ सकते हैं आपसे, है ना। तो याद रखना एनसीईआरटी के डायग्राम की नेमिंग आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद कौन है, बंगारूस क्रेट कहते हैं इसको, ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में अगर हम आए बच्चों, तो देखो इनके नाम क्या है, नॉन पॉइजनस स्नेक है, पहली बात तो, है ना। अभी तक क्या चल रहे थे, पॉइजनस। ये पाइथन है, अजगर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट जो है एरिक्स, दुमुही सांप, ओके। और लास्ट में जो दिख रहा है रेड स्नेक। तो मैं फिर से बोलूंगा, जब भी पढ़ो थोड़ा कंपेयर करते हुए पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, इनको कंपेयर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद होने बहुत ही जरूरी है बच्चों। आप याद करो, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज आपको खुद को करना है। जो टेट्रापोडा होता है उसमें हमने क्या पढ़ा था, एम्फीबिया। फिर क्या पढ़ा था, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के बाद कौन आता है, एविस आता है ना। तो एविस बोल दो, एविस बोल दो, एक ही बात है।
एक और चीज याद रखना, ऐसा माना जाता है जो रेप्टाइल थे वो मॉडिफाई हुए और किस में कन्वर्ट हो गए, बर्ड्स में ना। तो रेप्टाइल बर्ड्स में कन्वर्ट हुए तो उनके पास उड़ने का फीचर आ गया, तो इसीलिए कभी कभी उनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी बोल देते हैं बर्ड्स को, है ना। और देखिए इधर स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली, ये आप लर्न करना चाहे तो कर सकते हैं। फेदर्ड बाइपेड्स, यानी बाइपेड तो होते हैं, 2 पैर होते हैं इनके, पता ही। फेदर्ड होते हैं क्योंकि फेदर इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो रेप्टाइल्स है उसमें उड़ने का फीचर आ गया, तो इसलिए ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है, अच्छे से याद रखिएगा ना। आगे बढ़े बच्चों, जितने भी बर्ड्स होते हैं सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। इतना याद रखो, कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते, फ्लाइटलेस बर्ड्स, उनको भी इसी में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, दे आर वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मस होते हैं। याद करो इससे पहले तक क्या चल रहे थे, कोल्ड ब्लडेड चल रहे थे ना, पोइकिलोथर्मस। तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो स्ट्रीमलाइन वर्ड पहले भी आ चुका है, देखो ये वर्ड बच्चों किस में आया था पहले, फिशेज में आया था ना। स्ट्रीमलाइन का मतलब एक ऐसी शेप होता है जिससे कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, है ना। फिशेज को पानी में तैरना है तो अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी तो पानी का रेजिस्टेंस कम होगा। इनको हवा में उड़ना है तो एयर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। आगे तो आसान है, बॉडी को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हेड, नेक यहाँ भी प्रेजेंट है, ये पूरा ट्रंक, और लास्ट वाला पार्ट कौन है बच्चों, टेल। और देखो नेक कैसी होती है, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। आपने देखा कोई बर्ड बैठा हुआ ऐसे से अपने मुंह को मूव करता है ना, तो सिंपल सा है, वार्म ब्लडेड याद रखिएगा। बाकी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े बच्चों, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना बच्चों, बर्ड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट वो फीचर कौन है, फेदर्स। तो फेदर्स इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको याद रखिएगा ना, ठीक है। देखिए द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज यानी बर्ड्स इज द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो फेदर्स तो इंपॉर्टेंट इसमें हो ही गए, साथ ही साथ ज्यादातर उड़ सकते हैं, कुछ नहीं उड़ सकते हैं। कौन नहीं उड़ सकता है, एक एग्जाम्पल याद रखो, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच आपको दिखाई दे रहा है ना, तो याद रखना बर्ड है इसका मतलब उड़े, जरूरी नहीं है, फ्लाइटलेस भी हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रिच। तो इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना है ना, क्लियर है बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना। देखो कोई अगर आपसे पूछे कि बर्ड के अंदर कोई ऐसा फीचर बताओ जो रेप्टाइल से इसको मिला, तो फीचर पता है क्या है, स्केल। और वो स्केल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाइंड लिम्ब में, है ना, क्योंकि फोर लिम्ब जो है वो तो मॉडिफाई होकर विंग्स में कन्वर्ट हो गए। तो रेप्टाइल का जो कैरेक्टर है वो स्केल है। स्केल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। तो देखो बर्ड्स आर फेदर्ड बाइपेड्स, ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट फेदर्स ऑल ओवर द बॉडी। एक्सेप्शन देखिएगा, एक्सेप्ट हाइंड लिम्स वेयर स्केल्स आर प्रेजेंट। तो हाइंड लिम्ब जो होते हैं वहां पे फेदर्स की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, स्केल्स। तो आई होप यहां तक याद रहेगा आपको, सिंपल है। फेदर्स आर डेरिवेटिव ऑफ एपिडर्मल स्केल। तो जो फेदर होते हैं किसके डेरिवेटिव होते हैं, एपिडर्मल स्केल के, याद रखें। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इस बर्ड के अंदर एक ऐसा फीचर बताओ जो रेप्टाइल का है, तो वो कौन सा है, स्केल। कहाँ प्रेजेंट होंगे, हाइंड लिम्ब। तो देखो बच्चों ये हाइंड लिम्ब है, यहाँ प्रेजेंट होंगे। बाकी कुछ जनरल नेमिंग है, ये बीक होती है यानी चोंच है, ये फेदर होते हैं ना, क्लियर है। आगे बढ़े, स्किन ये इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछे बर्ड की स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है ना, नॉन ग्लैंडुलर होती है। सुनने में अजीब लगेगा मगर सच है ना। तो बर्ड की स्किन कैसी होती है, ड्राई, साथ ही साथ विदाउट ग्लैंड्स होती है ना, मगर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट। तो देखो कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ऑयल ग्लैंड, इसी का नाम होता है प्रीन ग्लैंड। कहाँ होती है, बेस ऑफ टेल, और इसी बेस ऑफ टेल को क्या कहते हैं, यूरोपाइजियम, है ना, समझ लो। तो देखो एक बर्ड है, ये बेस ऑफ टेल पे दिखाई दे रहा है, उसको एनलार्ज कर दिया और एनलार्ज कर दिया, तो ये जो दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसको कहते हैं प्रीन ग्लैंड। तो जनरलाइज क्वेश्चन आएगा तो ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर, स्पेसिफाई करना है तो प्रीन ग्लैंड। एक चीज सुनो, शायद कभी ऑब्जर्व किया हो, किसी बर्ड को कभी देखा हो, वो बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है, वो क्या करता है, बार बार अपनी जो बीक होती है उसको टेल से टच करता है, ऐसे ऐसे, फिर फेदर्स पे रब करता है। तो एक्चुअल में क्या कर रहा है, यहाँ से ऑयल ले रहा है, उसको अपने फेदर्स पे लगा रहा है ना। तो याद रहेगा, इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, अच्छे से याद रखना है इसको। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, फोर लिम्ब आपको पता ही है किस में मॉडिफाई हो चुके हैं, विंग्स के अंदर, है ना, और हाइंड लिम्ब तो है। तो फोर लिम्ब्स विद 3 डिजिट्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, हेल्प इन फ्लाइंग। ये 3 डिजिट याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ्लाइंग करते हुए दिख रहे हैं। हाइंड लिम्ब 4 क्लॉड डिजिट्स, ठीक है, स्केल्स फाउंड। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये सब है ना, 2 चीजें याद रखो, ठीक है। पहला याद रखो, फोर लिम्ब किस में मॉडिफाई हो गए, विंग्स,
और दूसरा याद रखो हाइंड लिम्ब में क्या होते हैं, स्केल। कितने डिजिट होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेसिक आइडिया आपको याद रखना है ना। क्लियर है बच्चों, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट जो आता है, देखो बच्चों एक बार रीड आउट करते हैं फिर समझाऊंगा ना। हाइंड लिम्स आर बेस्ट अडेप्टेड फॉर सिटिंग ऑन ब्रांचेस, ब्रांच पे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करना इनको है ना, ऑफ ट्रीज, फॉर पर्चिंग और क्लैस्पिंग, फॉर वॉकिंग ऑन द लैंड और फॉर स्विमिंग इन द वाटर। तो हाइंड लिम्ब के क्या क्या यूज होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सिटिंग, बैठे हुए हैं, सिटिंग है तो पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। वॉकिंग, एक बार होता है बर्ड्स उड़ते हैं मगर हमेशा थोड़ी उड़ते हैं, कभी कभी लैंड पे चलते भी तो है, तो वॉकिंग में हेल्प करती है, तो याद रखना है आपको है ना। उसके अलावा देखिए पर्चिंग, तार होता है ना तार, उस तार को ऐसे पकड़ के, ऐसे जो पकड़ के बैठा हुआ है ना, उसी के लिए वर्ड यूज होता है पर्चिंग। तो जो पर्चिंग वर्ड आपको याद रहेगा। पर्चिंग के लिए और क्या बोला हुआ है, क्लैस्पिंग, ऐसे क्लैस्पिंग है ना। लास्ट में स्विमिंग, स्विम भी तो कर सकते हैं ना, तो 4 याद रखो, सिटिंग, पर्चिंग, वॉकिंग, स्विमिंग। ये अगर आपको एनसीईआरटी में ना मिले तो समरी में ढूंढिएगा, हो सकता है समरी में मिल जाए। तो 4 इसके फंक्शन दे रखे हैं बच्चों, अच्छे से याद रखिएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा टीथ इन सब के बारे में बता रखा है कि होते नहीं होते है ना। टीथ आर एब्सेंट, क्यों उन सब की बात करें, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना। देखो टीथ आर एब्सेंट इन द जॉज, यानी जॉ में टीथ नहीं होते, और जॉ किस में मॉडिफाई हो गए, बीक। तो टीथ आर एब्सेंट इन जॉज, जॉज आर मॉडिफाइड इनटू हॉर्नी बीक। क्लियर है। एडिशनल चेंबर्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द क्रॉप एंड गिजर्ड। तो एडिशनल चेंबर्स होते हैं जैसे क्रॉप एंड गिजर्ड, ठीक है। पिजन और क्रॉप मिल्क इज सेक्रेटेड बाय बोथ द सेक्सेस, क्रॉप प्रोडक्ट कहते हैं। एक और 3 चेम्बर्ड क्लोइका इज प्रेजेंट। अब क्या क्या बातें हो रही है यहाँ पे देखो है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एडिशनल चेंबर्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द क्रॉप एंड द गिजर्ड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्रॉप एंड द गिजर्ड है ना। तो देखो इधर ये माउथ है, ये इसोफेगस है, पहला एडिशनल चेंबर कौन सा आ गया, क्रॉप। ये जो प्रोवेंट्रिकुलर दिख रहा है ना, ये वाला है ना, इतना याद रखो, इसको हम स्टमक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो एडिशनल चेंबर है वो गिजर्ड। तो एनसीईआरटी की लाइन याद रखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 एडिशनल चेंबर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है क्रॉप और एक कौन होता है, गिजर्ड। याद रहेगा। 1-2 बातें और है छोटी छोटी। देखो कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, उनका जो गिजार्ड होता है ना, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टोन, पत्थर खा लेते हैं जो गिजार्ड में होते हैं। तो गिजार्ड में जब मूवमेंट होगा तो पत्थर भी मूव करेंगे, तो ये पत्थर क्या करते हैं, खाने को क्रश करने में हेल्प करते हैं, क्रशिंग होती है इससे है ना। क्लियर। एक और, कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, जब फूड खाया, क्रॉप तक आया, इस क्रॉप प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं, तो इसी का नाम होता है पिजन मिल्क। और जो बच्चे होते हैं ना, इनको उनको खिलाया जाता है। तो याद रखिएगा, पिजन और क्रॉप मिल्क इज सेक्रेटेड बाय बोथ सेक्सेस, क्रॉप प्रोडक्ट, और एडिशनल चेंबर याद रखो, क्रॉप एंड गिजर्ड। तो आई बच्चों यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। 3 चेंबर क्लोइका इज प्रेजेंट, ये तो आपको पता है। क्लोइका में कौन कौन ओपन होता है मैं याद दिलाता हूं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सुनना। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीनों आके जिस चेंबर में ओपन हुए उसका नाम क्या है, क्लोइका, और ये फिर एक्सटीरियर में ओपन होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम, याद रहेगा। तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखिए, टीथ एब्सेंट होते हैं, मेन चीज आपको बता दी। एडिशनल चेंबर याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया है, क्रॉप एंड गिजर्ड। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी बात हो रही है ना। देखिएगा, स्पॉन्जी लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन हो रहा है। एयर सैक्स आर ऑल्सो फाउंड, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। इधर देखिएगा, लंग्स तो आपको दिख रहे हैं ये पिंक वाले, साथ में जो दिख रहे हैं एयर सैक होते हैं ना, किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में सप्लीमेंट करते हैं। देखो एक चीज सुनना है ना, कभी भी एयर सैक से डायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ पे एयर स्टोर है और वो लंग्स में जाती है, बस इतना ही है ना। तो देखते हैं एक बार, एयर सैक्स आर ऑल्सो फाउंड, एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में सप्लीमेंट करते हैं ना, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया, ध्यान से सुनना। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जंक्शन ऑफ ट्रैकिया पे, ठीक है, और इसका नाम क्या होता है वो देखिएगा। तो बच्चों इधर देखो सभी, जो ट्रैकिया है साथ में जो ब्रोंका है, उनके जंक्शन पे जो प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सायरिंग्स। क्या नाम है, सायरिंग्स। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा है, तो याद रखना वो सायरिंग्स होता है। कहां प्रेजेंट होता है, पढ़ो, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सायरिंग्स कहते हैं। तो अच्छा, आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई, सिंपल है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो देखो कुछ डायग्राम देखते हैं ना, सायरिंग्स आपको दिख रहा है, ट्रैकिया ब्रोंकाई के जंक्शन पे ये लंग्स है,
इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो एयर सैक होता है ना। एक और बात, एंटीरियर पोस्टीरियर एयर सैक, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो सिंपल सा याद रखिए, हमारे जो लंग्स होते हैं वहां पे ऐसे एडिशनल एयर सैक नहीं होते, इनमें होते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, मगर एयर सैक से कभी भी डायरेक्ट एयर जो आती है एयर सैक के अंदर, कभी भी ब्लड के अंदर डायरेक्ट ऐसे उसका एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर है? अब एक चीज और है वो देख लो, यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। देखो ये जो एयर है वो एयर सैक में आई और जब इन्होंने एक्सहेल किया वो लंग्स में चली गई है ना, तो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है, मगर गैसियस एक्सचेंज में इनका कोई रोल नहीं है। तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है? लंग्स आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, एयर सैक वर्ड याद रखिए। सायरिंग्स इंपॉर्टेंट है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, कहाँ होता है? जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। हार्ट, बच्चों हार्ट 4 चेम्बर, देखो क्रोकोडाइल जो था उसमें 4 चेम्बर हुआ था, मगर रेप्टाइल में वैसे तो 3 चेम्बर था ना, तो हार्ट इज कंप्लीटली 4 चेम्बर, ओनली राइट अओर्टिक आर्च इज प्रेजेंट। देखो मैं फिर से वही बात बोलूंगा, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है ये 4 चेम्बर, बाकी राइट अओर्टिक आर्च और ये सब ज्यादा कोई पूछता नहीं है, 4 चेम्बर हार्ट आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों? और देखो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, तो इस पूरे पेज में हमारे काम की जो चीज है वो ये है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आप रीड आउट कर सकते हैं समझाने के लिए। 4 चेम्बर्ड हार्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर है? और देखो ये इसका हार्ट समझा रखा है, ये मूवमेंट समझा रखा है, तो हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम 4 चेम्बर्ड हार्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन आया तो इससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, है ना। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, स्केलेटल सिस्टम की बात हो रही है। एक बात बताओ, बर्ड्स को उड़ना है, अगर उनकी हड्डियां एकदम भारी भारी होगी तो उड़ने में दिक्कत आएगी ना, तो हड्डियों को क्या किया? खोखला कर दिया अंदर से ना, न्यूमेटिक बोन। देखो एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, बोनी होता है। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो न्यूमेटिक बोन्स, ताकि उड़ने में आसानी हो, हल्के होंगे तभी तो उड़ेंगे, तो देखो ऐसी दिखाई देती है, हॉलो होती है अंदर से, खोखली होती है ना। दे मेक द बॉडी लाइट इन वेट एंड हेल्प इन फ्लाइंग। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। न्यूमेटिक बोन्स होती है ना, इतनी स्ट्रांग होती है कि ऐसे नहीं टूट जाएगी, मगर याद रखिए हॉलो होती है तो उससे हल्की रहती है, उड़ने में आसानी होती है। क्लियर है? याद रहेगा आपको। उसके अलावा जो पॉइंट है ना, हम अगले पेज पे इसको समझेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है तो देखिए एक बार सुनना। स्टर्नम इज लार्ज स्वलन बेसल पार्ट ऑफ स्टर्नम इज कॉल्ड कील। तो सुनिएगा, स्टर्नम लार्ज होता है, ठीक है, उस स्टर्नम का जो स्वलन बेसल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कील। ठीक है, याद रहेगा। और सुनो, दिस कील ऑफर्स अ जॉइंट प्लेन फॉर कनेक्टिंग फ्लाइट मसल्स इन फ्लाइंग बर्ड्स। यानी कि दोबारा से बोलते हैं, स्टर्नम जो होता है ना, ठीक है, उसका एक पार्ट बहुत ही स्वलन होता है, बेस वाला पार्ट स्वलन है, उस फूले हुए पार्ट को हमने क्या नाम दिया? कील नाम दिया। ठीक है, और इतना याद रखो, फ्लाइट मसल जो होती है यहाँ पे आके अटैच होती है, तो जो फ्लाइट वाले वर्ड है उनके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जो वर्ड होता है कील, अभी आपको समझाया जाएगा, बस याद रखना। स्वलन बेसल पार्ट ऑफ स्टर्नम को हम कील कहते हैं, फ्लाइट मसल वहां पे आके जुड़ती है। स्टर्नम पता है, उसे फूल गया, फ्लाइट मसल आके जुड़ गए उसमें ना। क्लियर? और देखो पूरे पेज में इंपॉर्टेंट क्या है, रिवाइज आपको करना है। न्यूमेटिक बोन्स याद रखिए, अगर आपको लग रहा है इतना नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर? तो वो डायग्राम देखिए बच्चों, ये बर्ड का डायग्राम है, ये देखो ये स्वलन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट का नाम क्या है? कील, अभी पढ़ा था। और फिर फ्लाइट मसल आके अटैच हो जाती है ना, तो याद रखेंगे इसको। देखते जाओ, some vertebrae of the posterior body portion join together to form synsacrum। तो यहाँ पीछे की जो वर्टिब्रे आपस में फ्यूज हो गई, ठीक है, तो याद रखना इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों? सिनसेक्रम इसको नाम दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, लास्ट 4 और 5 कॉर्डल वर्टिब्रे फ्यूज टू फॉर्म पाइगोस्टाइल। तो लास्ट की जो होती है ना, लास्ट ये आपस में फ्यूज हो जाती है ना, और इसको पाइगोस्टाइल कहते हैं। ये किस में हेल्प करता है? जो टेल वैगिंग होती है ना, टेल वैगिंग उससे रिलेटेड होता है, टेल के मूवमेंट से। तो अभी तक हमने कौन कौन से वर्ड पढ़ लिए? कील पढ़ा, कील फ्लाइट मसल आगे जुड़ती है, उसके अलावा हमने सिनसेक्रम पढ़ा, बस नाम याद रखिए। नेक्स्ट आता है ये लास्ट में पाइगोस्टाइल। एक अच्छी बात बताऊं, आपको लग रहा है सर इतना तो हमें याद ही नहीं होता, हमें कितना पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में इतना ज्यादा नहीं दे रखा है, कम से कम न्यूमेटिक बोन तो याद रख सकते हो, याद रखिएगा उसको, है ना। ठीक है, नेक्स्ट 2 बोन्स क्लेविकल एंड इंटरक्लेविकल। बच्चों देखो हमारे अंदर क्लेविकल होती है, क्लेविकल ऐसे समझो, इस क्लेविकल को ऐसे बाहर निकाला और ऐसे आपस में जोड़ दिया ना, तो क्लेविकल को निकाला ऐसे जोड़ दिया तो वी शेप की बोन बन गई ना। तो होता क्या है, इस जगह पे जो क्लेविकल और इंटरक्लेविकल है आपस में ऐसे वी शेप की बोन ऐसे जुड़ी रहती है ना। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से वी शेप की बोन जुड़ गई, उसकी बात हो रही है, तो रीड आउट करो। 2 बोन्स क्लेविकल एंड इंटरक्लेविकल फ्यूज टू फॉर्म अ वी शेप बोन कॉल्ड फर्कुला और विश बोन,
और मैरी थॉट बोन, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फर्क्यूला। अभी क्या करती है, देखो बच्चों ऐसे वी शेप की बोन है तो एक स्प्रिंग की तरह काम करती है, तो स्प्रिंग एक्शन लाती है ना, ठीक है। तो देखिए विच एक्ट एज अ स्प्रिंग बिटवीन टू पेक्टोरल गर्डल, तो ये पेक्टोरल गर्डल होते हैं, इनको जोड़ दिया तो ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी, है ना। तो याद रखना है सिंपल सा। तो इतने सारे नाम हमने पढ़े, एक बार रिवाइज करें जल्दी से। कील आपको याद है, कील क्या होता है, स्टर्नम का स्वोलन पार्ट है, फ्लाइट मसल आगे जुड़ती है, ये आपस में फ्यूज हो गई सिंसेक्रम, ये लास्ट वाली हो गई तो फाइगोस्टाइल, टेल वैगिंग में हेल्प करती है। उसके अलावा वी शेप की क्या होती है, जैसे फर्कुला होती है, उसको याद रखना। न्यूमैटिक बोन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बच्चों, न्यूमैटिक बोन। बाकी आप एक बार रीड कर लीजिएगा ना। स्कल, चलो ये बताओ, मैंने कुछ बताया था मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, इनमें मोनोकॉन्डाइलिक होती है ना, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको लास्ट टाइम, याद रखिए जो डाइकॉन्डाइलिक होती है ना वो एम्फीबिया और मैमल्स में होती है। बोलो मेरे साथ, किसमें, एम्फीबिया और मैमल, बाकी सब में कैसी है, मोनोकॉन्डाइलिक। क्लियर है, तो ये सारी बातें आपको याद रहेगी। स्केलेटल सिस्टम, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है बच्चों, देखो इधर एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, सुनिएगा ध्यान से। किडनीज आर मेटानेफ्रिक टाइप, ऐसे ओरिजिन की बेस पे परेशान मत हो। यूरेटस ओपन इनटू क्लोइका, तो भी हम डिस्कस करेंगे। बर्ड्स डू नॉट हैव अ यूरिनरी ब्लैडर, ओके, तो याद कर लीजिएगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट इज सेमी सॉलिड यूरिक एसिड, तो याद रखिए यूरिक एसिड होता है, इसीलिए इनको यूरिकोटैलिक कहते हैं ना, ठीक है। अब फिर से वही बात देखो इधर, ये क्या है, क्लोइका, क्लोइका दिख रहा है आपको। तो फिर से रिपीट करता हूं, कौन कौन आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, बोलो मेरे साथ। नेक्स्ट कौन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो देखना बच्चों, ये टेस्टिस है तो ये कौन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये किडनी है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, और डाइजेस्टिव तो था, जिस कॉमन चेम्बर में आते हैं उसको क्या कहते हैं, क्लोइका। तो याद रखिएगा डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, है ना। क्लियर है, तो इस पूरी स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, किडनी याद रखिएगा, एक्सक्रीटरी मैटर यूरिक एसिड है, उसके अलावा क्लोइका आपको समझाया गया है। और एक और बात है, बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। क्लियर है, अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों को। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना, ऐसे नहीं पढ़ के रख दिया, उसी दिन जब भी टाइम मिले उसको रिवाइज करो। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको लिख लिख के याद करने हैं, ठीक है। अब देखिए इधर नेक्स्ट, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में बता रखा है, देखिएगा। ब्रेन इज लार्ज, स्मूथ एंड हाईली डेवलप्ड, तो देखो जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, ठीक है। सेरेबेलम इज वेल डेवलप्ड फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ, तो सेरेबेलम याद करो बॉडी बैलेंस कोऑर्डिनेशन करवाता है, तो इनको उड़ना है तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो वेल डेवलप होता है। क्रेनियल नर्व अब तक तो याद हो जाना चाहिए, राम से याद किया था। रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल कितनी होती है, 12 पेयर, तो 12 पेयर याद रखिए। ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स आर लेस डेवलप्ड, जो ऑल फैक्ट्री ऑर्गन होते हैं वो थोड़े लेस डेवलप होते हैं। तो मेन फीचर ब्रेन डेवलप है, क्रेनियल नर्व 12 पेयर है, ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स आर लेस डेवलप्ड। क्लियर है बच्चों, सिंपल। आईज, अब देखो एनसीईआरटी में से अलग से आईज नहीं बता रखा, इतने में तो पूरा एवीज खत्म हो जाता है ना, ठीक है। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये आई को हम अंदर से देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले सीधे लास्ट पॉइंट पे आओ। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन सुना, थर्ड आईलिड जिसको कहते हैं ना, तो एक निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है जो आईज को कवर करती है, वो प्रेजेंट होती है। अब देखिए इधर, ये आपकी आईज है बच्चों, यहाँ पर ये जो लेयर होती है सबसे अंदर, ये कौन होती है, रेटिना। यहाँ सेंटर में क्या होता है, फोविया, सबसे जो क्लियर विजन होता है ना। हमारे अंदर दिक्कत क्या होती है, फोविया के ऊपर ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई होती है, तो क्या करते हैं, विजन को कम करती है ना। तो इनमें क्या किया, यहाँ की जो भी ब्लड वेसल थी उनको उठाया, उठा के उनको यहाँ लगा दिया ना। तो यहाँ की ब्लड वेसल हटाई, हटा के उनको यहाँ लगा दिया। फायदा क्या होगा, जब लाइट जाएगी तो रास्ते में कोई ब्लड वेसल नहीं है, तो विजन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। तो बर्ड्स के अंदर जो एकदम क्लियर विजन होता है उसमें जो हेल्प करता है पैक्टेन होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। इन आइज कोम लाइक स्ट्रक्चर पैक्टेन इज प्रेजेंट विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द आईबॉल, क्योंकि ब्लड है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। पैक्टेन इज फाउंड इन ऑल द बर्ड्स एक्सेप्ट कीवीज, तो ये आप याद कर लीजिए। हेल्प्स इन एक्यूट विजन एंड टेलीस्कोपिक विजन, तो ये क्या करता है, क्लैरिटी को बढ़ा रहा है। तो एक्यूट विजन एंड टेलीस्कोपिक विजन में, टेलीस्कोपिक क्या होता है, दूर से भी क्लियर दिखाई देता है ना। मोनोक्यूलर विजन होता है। तो मेन टर्मिनोलॉजी कोई पूछना नहीं है आपसे डिटेल में, ज्यादा से तो कोई ये पूछ सकता है पैक्टेन किस में होता है, तो बर्ड्स में होता है, आइज में, तो इतना भी याद है तो सफिशिएंट है। और ये आपको पता है निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं ईयर। ओके, अभी तक याद करो टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, अभी तक ऐसा आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल ईयर आर प्रेजेंट बट पिना आर एब्सेंट, पिना होते हैं ना, पिना वो एब्सेंट होते हैं। कॉलुमेला बोन, स्टेप्स होती है ना, स्टेपीज बोल दो, स्टेप्स बोल दो। वन ऑसिकल इज फाउंड, यानी एक ईयर ऑसिकल होता है। हमारे अंदर कितने होते हैं, 3, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, इनमें कितना होता है, 1, तो याद रखिएगा।
कोलुमेला बोन स्टेपीज, वन ऑसिकल इज फाउंड इन मिडिल ईयर, तो एक ईयर ऑसिकल होता है ना। तो ये कॉकलिया दिख रहा है आपको, ये कोलुमेला दिख रहा है। डायग्राम कोई नहीं पूछता तो 3 पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, एक तो डायग्राम है 1 पॉइंट, एक दूसरा तीसरा। तो इतना सा याद रखिए, एक्सटर्नल ईयर का फॉर्मेशन हो चुका है मगर पिना का अभी तक फॉर्मेशन नहीं हुआ। उसके अलावा कोलुमेला बोन स्टेपीज, क्लियर। बढ़े आगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बर्ड्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मेल फीमेल अलग दिखाई देते हैं। मोर आप सभी को पता है, मेल फीमेल। बर्ड्स आर मोनोडेल्फिक, देखो कुछ अजीब पॉइंट है। मोनोडेल्फिक दैट इज ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट इज फंक्शनल, सिर्फ लेफ्ट वाले फंक्शनल है, राइट वाले फंक्शनल नहीं है। तो आप यही बोल सकते हो उड़ने में आसानी होगी क्योंकि फंक्शनल नहीं है, लेस डेवलप होंगे तो हल्के होंगे, तो ये भी याद रख सकते हैं। ये समझा रखा है, ओवरी ओवा ये सब समझा रखा है ना, तो देख सकते हैं इसको आप। इसको लेके परेशान नहीं हो ना, लेके बैठ गए हमें तो याद करना है, नहीं। ये पॉइंट एक बार रीड करो, डायग्राम देखो समझाने के लिए ना। ये देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल बर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, कोर्स में भी नहीं है, जनरल बस ये पॉइंट याद रखना है। ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट इज फंक्शनल इन फीमेल्स, क्लियर है बच्चों। बढ़े आगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, कोई इसमें नई बात नहीं है। दे आर एग लेइंग दैट इज ओवीपेरस, तो ये 100% ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग करते हैं ना। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, तो कोई लार्वल स्टेज सुना है कभी किस बर्ड का लार्वा, नहीं ना। एग्स आर क्लिडोइक, तो क्लिडोइक आएगा, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, क्लिडोइक वाली है ना। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, मैंने बताया था ना, ठीक है। सो बर्ड्स आर इंक्लूडेड अंडर ग्रुप एमनियोटा, तो एमनियोटा ग्रुप में इनको इंक्लूड किया। और किसको किया था, रेप्टीलिया, तो यार वो रेप्टीलिया, एवीज, मैमल्स। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस होती है ना। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, तो बहुत सारे पॉइंट याद करो, इसमें आए थे रेप्टीलिया, वो रिपीट हो रहे हैं। आर्कियोप्टेरिक्स, मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, इसके बारे में आप ओरिजिन एवोल्यूशन में पढ़ते हो, तो यार को आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है ना, बहुत सारे फीचर बर्ड्स के हैं, रेप्टाइल्स के हैं, मगर वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया, मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ये आपको अपने मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, नहीं तो ओरिजिन एवोल्यूशन में पढ़ाया जाता है आपको, है ना। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आ चुके हैं, फिर से वो बात रिपीट करूंगा, हर बार रिपीट करूंगा। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है उन पे ज्यादा फोकस करना है, क्लियर है। देखते जाओ। कॉर्वस क्या होता है, क्रो। कोलंबा क्या होता है, पिजन, ओके पता होगा। सेटागुला क्या होता है, पैरट। पावो क्या होता है, पीकॉक। नियोफ्रॉन की अगर बात करें तो वल्चर है। सूथियो क्या होता है, ऑस्ट्रिच होता है। उसके बाद देखो बच्चों कुछ एग्जाम्पल और है। पेंगुइन आपको दिखाई दे रहा है, हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट होता है, कोयल आपको दिखाई दे रहा है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पढ़ो और एनसीईआरटी के जो डायग्राम है उन पे अच्छे से फोकस करना है।